नमस्कार। आज हम बीसीसी में एटॉमिक पैकिंग के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी में कह सकते हैं काय केंद्रित में परमाणुओं की व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। बीसीसी में एटॉमिक पैकिंग की जो यूनिट सेल होती है उसे हमने इस फिगर में दर्शाया हुआ है। इसकी जो आकृति है वो घनीय है, क्यूबिक है। क्यूब के कॉर्नर्स पे एक एक एटम है और क्यूब के मिड में एक एटम उपस्थित होता है। ये हमने अलग रंग से दर्शाया है, सिल्वर से, जिससे आपको जो बीच का एटम है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, क्लियरली आप उसे देख सकें। लेकिन वास्तव में ये सारे एटम एक से हैं। स्पष्टता होने के लिए हमने इसका रंग अलग कर दिया है। सारे एटम्स एक से हैं, सबकी रेडियस त्रिज्या समान है और हमने एटम्स को यहाँ पर ठोस गोले, हार्ड स्फीयर्स माना हुआ है। चूंकि इसमें हर एटम क्लियरली नहीं दिखाई देता, ये पीछे वाला एटम नहीं दिख रहा है, इस कारण से जो एकांक कोशिका है, यूनिट सेल है, उसमें एटम्स को थोड़ा दूर दूर करके दिखाते हैं जिससे सारे एटम स्पष्ट रूप से दिखाई दे। लेकिन वास्तव में ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो कॉर्नर्स वाले एटम हैं ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन ये जो मिड का एटम है ये इसको, इस वाले एटम को, इस वाले एटम को, इसको और इसको टच कर रहा होता है। कहने का मतलब है कॉर्नर्स के, ये सारे कॉर्नर्स के एटम को ये टच कर रहा होता है। मतलब सिल्वर एटम सारे ब्लू एटम्स को टच कर रहा होता है, लेकिन ये ब्लू एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। इससे आप देख रहे हैं, यदि आप इनकी समन्वय संख्या निकालना चाहें तो चूंकि एक एटम यहाँ 1 2 3 4 5, पीछे वाला 6 7 और 8 एटम्स को टच करता है, इसलिए इसकी जो समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यानी समन्वय संख्या क्या होती है। एक एटम के जो नियरेस्ट नेबर्स हैं, जो निकटतम पड़ोसी हैं जिसको टच कर रहा होता है, वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर या हिंदी में समन्वय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर बीसीसी की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है। अब हमने पहले के भी वीडियोस में, जैसे सिंपल क्यूबिक में, एचसीपी वगैरह में हमने बात की थी कि एक यूनिट सेल में ये जो एटम्स हैं वो कंप्लीटली इसी के पास नहीं होते हैं, बल्कि इसका जो शेयर है वो दूसरे यूनिट सेल, दूसरी एकांक कोशिकाओं के पास भी होता है। क्योंकि क्रिस्टल में सारे एटम्स की व्यवस्था इस तरह से होती है कि आप एकांक कोशिका को यदि 3 डायमेंशन में यानी त्रिविम में रिपीट करें तो आपको पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। तो स्पष्ट रूप से ये जो एटम है उसकी जो भागीदारी है वो उसके पड़ोसी एकांक कोशिका के साथ भी होती है। इस कारण से इस
कोशिका के पास एटम का पूरा हिस्सा ना होकर कुछ भाग होता है, इसे हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक कोशिका है, जब आप क्रिस्टल प्राप्त करना चाहेंगे तो उसे आपको त्रिविम में पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। तो आपको इस एटम को देखिए, इसका जो भागीदारी है वो ऊपर की 4 एकांक कोशिकाओं से और नीचे की 4 एकांक कोशिकाओं से हो रही है। तो मतलब कुल 8 कोशिकाओं से भागीदारी है। तो एक कोशिका में इस एटम का जो हिस्सा होगा, शेयर होगा, वो 1/8 होगा। और इस तरह की जो एटम्स हैं कॉर्नर पे, ये इसके पास 8 हैं। तो कुल हिस्से कॉर्नर एटम्स के कारण जो इसके पास एटम का हिस्सा होगा वो 1/8 इंटू 8 मतलब 1 हो गया। और ये जो बॉडी के जस्ट सेंटर में, मतलब एकांक कोशिका के जस्ट केंद्र में जो एटम रखा है वो इसी का होगा। जैसे मान लीजिए ये कोशिका के बीच में आप एटम रखेंगे तो उसकी भागीदारी किसी और से नहीं होगी, तो पूरी तरह से ये एटम इसी के पास होगा। तो कुल जो एटम्स की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या इस कोशिका, काय केंद्रित कोशिका के पास 2 होगी। अब दूसरी बात, हम पैकिंग फ्रैक्शन नहीं, पैकिंग फ्रैक्शन से पहले हम कुछ मैथमेटिक्स कर लें, क्योंकि उस मैथमेटिक्स की सहायता से ही हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो कुछ यहाँ ज्योमेट्री की हुई है। ये जो इन दोनों को मिलाया हुआ है, और तो इसको मिलाने से हमें एक ट्रायंगल ABC ट्रायंगल प्राप्त हो रहा है। तो आप देख सकते हैं AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये त्रिभुज है, इसमें ये 90 डिग्री का कोण है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB यहाँ पर A है, हम भुजा, चूंकि ये क्यूब है, घन है, तो सारी भुजाएं बराबर होंगे, सब आर्म्स बराबर होंगे, सारी साइड्स बराबर होंगी। एक साइड हम A ले रहे हैं, तो AB A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये 2A स्क्वायर, तो AC √2A के बराबर हो जाएगा। तो ये AC √2A लिखा हुआ है। अब हम इस ज्योमेट्री की बात करें, इस ट्रायंगल की, इस त्रिभुज की, ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर। तो ये DC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AD क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं तो ये भी A ही होगा, A स्क्वायर प्लस AC अभी हमने निकाल लिया है √2A। तो √2A होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, तो ये 3A स्क्वायर। तो DC आपकी √3A के बराबर हो जाएगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अब हमने बात की थी कि यहाँ हमने दूर दूर एटम्स करके दिखाए हैं, वास्तव में वो इस तरह से होते हैं, बीच का एटम सारे एटम्स को टच कर रहा होता है, लेकिन कोने के एटम्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं। तो ये जो DC है, हम ये एटम D हो गया और ये एटम C, तो DC, तो हमने केंद्र से केंद्र तक की दूरी लेते हैं, तो केंद्र से यहाँ तक R, सिल्वर कलर वाले एटम तो पूरा आया है तो 2R हो गया। R जहाँ पर एटम की त्रिज्या है, तो R प्लस 2R प्लस इस वाले का R,
तो ये टोटल 4r हो गए, r 2r मतलब 3r और ये r, तो 4r। तो DC 4r हो गए। r हमने त्रिज्या के लिए सिंबल लिया हुआ है, रेडियस के लिए, तो 4r इज टू √3a। तो r आपका √3/4a निकल जाता है। इसका यूज हम पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन गुणांक ज्ञात करने के में करेंगे। तो संकुलन गुणांक हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। ये रेशो है किसका, एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन और एकांक कोष्ठिका का आयतन। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। जितना ज़्यादा एटम्स का आयतन होगा किसी कोष्ठिका में, उतना ही ज़्यादा वो संरचना, उतना ही ज़्यादा सघन एटम्स की सघन पैकिंग होगी, उतना ही क्लोजली पैक्ड होंगे एटम्स। जितना कि वॉल्यूम एटम्स का किसी यूनिट सेल में जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, उतना ही ज़्यादा क्लोज्ड पैक्ड होंगे। तो दो चीज़ें निकालनी है हमें पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए। एक तो वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल हम निकालें तो एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन कितना हो जाएगा। चूंकि हमने बात की थी कि ठोस गोले मान के चल रहे एटम्स को, यानी स्फेयर, सॉलिड स्फेयर मान के चल रहे हैं, तो सॉलिड स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और उस एकांक कोष्ठिका में कितने परमाणु हैं इनटू एक परमाणु का आयतन। तो कुल परमाणुओं का आयतन आपको उस कोष्ठिका में मिल जाएगा। तो 4/3 πr³ इंटू एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन। और हमें पता, हमने अभी निकाल लिया है कि एकांक कोष्ठिका में ये यहाँ एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन है, एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। ये एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन नहीं होगा, एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। यहाँ एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन निकाल रहे हैं, तो एक एटम की, मतलब एक परमाणु की एक परमाणु का आयतन इंटू उस कोष्ठिका में कितने परमाणु हैं वो यहाँ लिखा जाएगा। इंग्लिश में जो हमने लिखा है वो ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई है हिंदी में लिखने में। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या आएगा, ये आयतन या की संख्या कितनी है, तो आपको एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन मिल जाएगा। तो एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन कितना हो गया, 4/3 πr³ r³ हमने निकाल लिया था पहले जैसे, तो हमने r निकला था √3/4a और क्यूब कर दिया, तो ये √3/4³ a³ इंटू एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या निकाली थी 2 होती है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो ये आपकी इक्वल्स टू √3/8 πa³ निकल कर आती है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, मतलब एकांक कोष्ठिका का आयतन प्राप्त करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल का जो ये यूनिट सेल, उसका हमने चूंकि एक साइड ए ली हुई है, तो आयतन चूंकि घन है, क्यूब है, आयतन कितना हो जाएगा a³। तो आयतन इसका a³ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब पैकिंग फ्रैक्शन के लिए, संकुलन गुणांक के लिए, दोनों एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं के आयतन में एकांक कोष्ठिका का आयतन का भाग देना है, डिवाइड करना है। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हो गया, तो √3/8 πa³ अपॉन a³। तो ये √3
अपॉन 8 पाई, पाई की वैल्यू रखिए 3.14, तो आपको 0.68, यानी इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग फैक्टर भी कहते हैं, संकुलन गुणांक 68% है। मतलब इसका जो एटम से जो आयतन घिरा हुआ है वो 68% है, जो कि एफसीसी से तो कम है लेकिन एससी से ज़्यादा है। मतलब ये भी क्लोजली पैक्ड है लेकिन लेकिन एफसीसी और एचसीपी से इसकी पैकिंग उतनी ज़्यादा क्लोज्ड नहीं है, उतने ज़्यादा एटम्स उतने ज़्यादा पास पास नहीं है, बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है, बीच में जो खाली जगह खाली आयतन छूटा है वो एचसीपी और एफसीसी से ज़्यादा है लेकिन एससी सिंपल क्यूबिक से कम है। धन्यवाद।